हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे एचएमपी वायरस के बारे में, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है, जो चाइना से स्प्रेड होकर इंडिया में भी आ चुका है, जो कि बहुत कुछ केसेस इंडिया में भी देखे गए हैं। इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, और इसके अगर किसी को हो गया तो उसके अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे, और इससे हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, अगर किसी को ये चीज़ हो गई उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम ये जानें कि एचएमपी वायरस होता क्या है। पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो इसको ह्यूमन मेटानिमो वायरस के नाम से जानते हैं। ह्यूमन मेटानिमोवायरस इज ए वायरस दैट यूजली कॉज सिम्टम्स सिमिलर टू कोल्ड। ये एक तरीके का वायरस होता है जो उसके सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें कफ कोल्ड में मिलता है, जैसे कि कफ हो गया, किसी पेशेंट को वीज हो गया, बहुत ज़्यादा वीजिंग साउंड चल रहा है, रनिंग नोज हो गया और सो थ्रोट हो गया, यानी गले में खराश वगैरह ऐसी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कोल्ड में, वैसे ही सिम्टम एचएमपी वायरस के होने के बाद भी पेशेंट को देखने को मिलेगा। और ये बात करेंगे ये किसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं बिलो 14 ईयर्स और जो यंग एडल्ट होते हैं, इनकी एज 55 या 50 या 65 के अबव होती है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो ये वायरस उन पे जल्दी इफेक्ट करता है। चलिए इसके बारे में और आगे से देखते हैं। ह्यूमन मेटानिमो वायरस इज अ वायरस दैट यूजुअली कॉजेज सिम्टम सिमिलर टू द कॉमन कोल्ड। ये एक तरीका वायरस होता है जिसके सिम्टम होते हैं कॉमन कोल्ड जो होता है वैसे ही देखने को मिलेंगे। और ये जो वायरस होता है किस पे, कौन से सिस्टम पे इफेक्ट करता है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली किस पर इफेक्ट करेगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उस पर इफेक्ट करेगा। उसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी ये इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि अगर ये किसी को हो गया तो उस पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, अस्थमा, फ्लेयर अप्स और में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे हम सीओपीडी के भी नाम से जानते हैं। ह्यूमन मेटानिमोवायरस इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन द विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कब देखने को मिलेगा, ये जो विंटर के सीजन में और जो अर्ली स्प्रिंग, जो स्प्रिंग सीजन की जो स्टार्टिंग होती है उस टाइम ये वायरस ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अगर किसी को भी वायरस उसकी बॉडी में इंटर कर गया, कोई इंसान इससे अगर अफेक्टेड हो गया, तो उसको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो उसको रनिंग और स्टफी नोज मिलेगी, उसको बहुत ज़्यादा रनिंग नोज, पानी की जैसा उसको रनिंग नोज होगी और स्टफी नोज होगी। उसके अलावा कफ उसको स्टार्ट हो जाएगी, ड्राई भी हो सकती है और वेट कफ भी स्टार्ट हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी उसको सांस लेने में दिक्कत महसूस होगी। उसके अलावा शोर थ्रोट, गले में बहुत ज़्यादा खराश और रीचिंग का एहसास होगा और वीजिंग साउंड आएंगे। उसके अलावा फीवर भी उसको रहेगा 99 के वो, कभी 100 हो, कभी 101, कभी 102 तक भी जा सकता है। और बॉडी में कहीं पे भी रैशेस देखने को भी मिल सकते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में देखते हैं कि ये इन्फेक्शन एचएमपी जो इन्फेक्शन फैलता कैसे। तो ये एक तरीके का वायरस होता है, ए स्मॉल जर्म डेट यूजेज योर सेल टू मेक मोर कॉपीज ऑफ इट सेल्फ। ये क्या करता है, हमारी सेल को अफेक्ट करता है और उनकी बहुत ही ज़्यादा रिप्लिकेशन करता है, उनकी कॉपीज बनाता है और एचएमपी कॉज करता है। ये इट्स पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ वायरसेस डेट कॉज आरएसवी, यानी कि ये उसी ग्रुप का पार्ट होता है जिससे आरएसवी होता है और मीजल्स और मम्स जैसी डिजीज होती हैं। अब हम बात करेंगे कि आरएसवी होता क्या, तो उसे हम रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस बोलते हैं, जिसके जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन उससे होते हैं, जैसे नोज हो गया इफेक्ट होती है, उससे थ्रोट हो गया और लंग्स, के अलावा जिससे मीजल्स और मम्स कॉज होता है, तो उसी ग्रुप उसी फैमिली से ये वायरस भी बिलोंग करता है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि ये जो वायरस होता है ये फैलता कैसे है। तो एचएमपी स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद समवन। अगर ये एचएमपी वायरस अगर किसी को अफेक्ट कर गया, अगर वो किसी और के कांटेक्ट में आता है तो उसके थ्रू भी उसको फैल सकता है, जैसे कि टचिंग थिंग्स, अगर उसने जो अफेक्टेड पर्सन है अगर वो किसी भी चीज़ को टच करता है, लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग करता है उसके सामने, अगर उसके ड्रॉपलेट्स वगैरह उसके भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जा सकते हैं। शेकिंग हैंड्स हो गया है, हगिंग और किसिंग हो गया, टचिंग सरफेस और ऑब्जेक्ट्स लाइक फ़ोन्स हो गया, डोर हैंडल्स हो गए, कीबोर्ड और टॉयज़। या किसी को हुआ है अगर उसने ये सब चीज़ें टच की हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, डोर हैंडल्स वगैरह हो गए, कीबोर्ड हो गया, मोबाइल और टॉयज़ वगैरह, अगर उसने जिसको हुआ वो कि अगर कोई हेल्दी पर्सन अगर उसको भी टच करेगा तो उसके थ्रू हेल्दी पर्सन के अंदर वो ट्रांसमिट होता है उसके थ्रू। अब हम दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि ये किन पेशेंट को या किसको जल्दी अफेक्ट करता है एचएमपी वायरस। तो एनीवन कैन एचएम मतलब किसी को भी हो सकता है, लेकिन वो यूजुअली किसको होता है, जो बच्चे जो सीवियर, जिनको किसी टाइप की अगर इलनेस है, उनकी इम्यूनिटी पावर वीक है, या फिर किसी बच्चे की वेज अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि अगर कोई 14 ईयर्स से कम एज का बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, और अगर कोई यंग एडल्ट उसकी उम्र जो 55 या 65 के अबव होती है, तो उन लोगों को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है।
और जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, वीकेंड इम्यून सिस्टम, लाइक कि अगर किसी को HIV अगर हुआ है, कैंसर हुई है, किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वगैरह हुए हैं और मेडिकेशन सप्रेस जो इम्यून सिस्टम, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिसका जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सप्रेस कर दिया, तो उन पेशेंट को ये HMP वायरस जल्दी अफेक्ट करता है। उसके अलावा अगर किसी को अस्थमा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर किसी को डिजीज़ है, अस्थमा हो या COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अगर किसी को, तो उन पेशेंट को ये जल्दी अफेक्ट करेगा। हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर ये HMP वायरस अगर किसी को हो गया तो उसके होने के बाद क्या है कॉम्प्लिकेशन उस पर्सन को देखने को मिल सकती है। समटाइम्स HMPV कॉजेज कॉम्प्लिकेशन, कभी कभी उसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या मिलेगा, जैसे कि उसको ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, अस्थमा और COPD जैसी समस्या हो सकती है। उसको ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, दोनों में से कोई सा भी ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम दोस्तों इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे कि HMP वायरस से हम बचाव कैसे करेंगे। यू कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ गेटिंग HMP एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज बाई, हम बात करेंगे कि इससे हम बचाव कैसे करेंगे और इसके रिस्क को कैसे कम करेंगे। तो वॉशिंग योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर, हम अपने हाथ को बाहर से कभी आए या फिर कुछ करने के बाद अपने हाथ को थोड़े थोड़े टाइम पे उसको क्लीन करते रहें, साबुन से या पानी से धुलते रहें। अगर वो भी अगर अवेलेबल नहीं है, अगर कोई ऑफिस वगैरह में या हॉस्पिटल में, तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकता है, जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं सैनिटाइज़र। कवर योर माउथ, नोज एंड माउथ, अपने नोज़ को और माउथ को कवर करके रखें, जैसे कि मास्क लगा कर रखें। अगर किसी को स्नीजिंग आती हो तो अपने हैंड का इस्तेमाल ना करके अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें। नॉट, लिखा है यहाँ पे, देखिए आप देखिए, योर एल्बो नॉट योर बेयर हैंड ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग। अवॉइड बीइंग अराउंड अदर पीपल व्हेन यू आर और दे आर सिक विथ ए कोल्ड और अदर कॉन्टेजियस डिजीज, अगर किसी को ऐसी समस्या, किसी को कफ कोल्ड है, तो अपने से थोड़ा दूर, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें, उनके कांटेक्ट में आसपास नहीं जाएं, क्योंकि उससे उसके वायरस ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर किसी को हुआ है तो कैसे बचाव करेंगे। कंसिडर वेयरिंग ए मास्क, हमें मास्क पहन के रखना चाहिए। और किसी को अवॉइड टचिंग और फेस, आइज एंड नोज एंड माउथ, इन सबको टच करने से एहतियात करें। उसके अलावा डोंट शेयर फूड और ईटिंग यूटेंसिल्स, हम जैसे अगर पेशेंट को अगर हुआ है तो उनके हम खाने पीने की चीज़ों को टच नहीं करें। उनके जो डेली यूटेंसिल्स होते हैं उसको भी नहीं, जैसे कि फॉक्स हो गए, स्पून्स हो गए, कप्स और मैनी अदर थिंग्स हो गई हैं। अब हम बात करेंगे इस टीम के इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि अगर HMP का अगर पता करना है तो HMPV का, तो हम कैसे करेंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइड यूजली डायग्नोस HMP बेस्ड ऑन योर सिम्टम्स एंड हेल्थ हिस्ट्री, उसकी हम सिम्टम और हेल्थ हिस्ट्री के बेस पे हम डायग्नोस करेंगे। अगर किसी क्या करेंगे, जो टंग कंप्रेसर होता है उससे हम क्या करेंगे, या फिर जो होता है सॉफ्ट टिप होती है स्टिक, जैसे हम कोरोना में लेते थे जब किसी का वो सैंपल नोज या थ्रोट के थ्रू, उस उसके थ्रू लेके उसको टेस्ट करेंगे। ए लैब टेस्ट द सैंपल ऑफ वायरस एंड अदर इन्फेक्शन, हम लैब टेस्ट करेंगे उसका, उसके इन्फेक्शन को पता करने के लिए, उसके वायरस के बारे में पता करने के लिए। उसके अलावा कीप इन माइंड दैट यू प्रॉब्ली वोंट बी टेस्टेड फॉर HMP अनलेस यू हैव सीरियस सिम्टम, हम जब तक इसका HMP को टेस्ट नहीं करेंगे जब तक हमें या किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आगे हम टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कुछ केसेस में हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, टू लुक फॉर चेंजेस इन द एयरवेज ऑफ योर लंग्स, हम जो एयरवेज होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, उसकी एयरवेज को देखने के लिए और लंग्स को देखने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे या ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं। उसके अलावा RT-PCR जो कोरोना के टाइम में भी होता था। अब RT-PCR क्या होता है, RT मतलब होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम दोस्तों बात करेंगे HMP वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के तौर पे उसको ट्रीट करेंगे। अगर किसी को पेशेंट हो गया, वरना ये 1-2 दिन में सही हो जाता है। अगर नहीं भी हो रहा है, अगर सीवियर सिम्टम देखने को मिले हैं, तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या करेंगे। टू टेक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक टेक ओवर द काउंटर पेन रिलीवर, अगर बॉडी में कहीं पे बॉडी में पेन वगैरह तो हम एसिटामिनोफेन यानी कि एंटीपायरेटिक और आइबुप्रोफेन जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर फीवर, पेन एंड कफिंग है तो हम उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। अगर किसी को डिकंजेस्टेंट है और स्टफनेस और रनिंग नोज है तो उसके लिए हम एंटीहिस्टामिन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि लियोसिड 5 mg हो गई, उसको हम BD या OD में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मोन्टेर एलसी होगी जो 2 कॉम्बिनेशन में आती है, मोन्टेल्यूकास और लियोसिटिजिन। CPM क्लोरफेनिन अमाइन मैलिएट हो गया है।
इन सारी एंटीहिस्टामिन का इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टिफनेस और डिकंजेशन को और रनिंग नोज को दूर करने के लिए। उसके अलावा यूज़ एन इनहेलर टू हेल्प विथ ब्रीदिंग। अगर किसी को ब्रीदिंग में लेने में सांस लेने में समस्या हो रही है तो उसके अलावा हम इनहेलर का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉब्लम्स लाइक वीजिंग और कफिंग, इनहेलर में कौन सा इस्तेमाल करेंगे? एस्थलीन का इनहेलर इस्तेमाल करेंगे और नेबुलाइजेशन भी ले सकते हैं। एस्थलीन या फिर ब्यूडेकॉट उसके साथ लेंगे अपना एस्थलीन और ब्यूडेकॉट एक साथ इस्तेमाल करते हैं या फिर ड्यूलिन और ब्यूडेकॉट नेबुलाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे टू ईज प्रेशर इनसाइड योर नोज। अगर नोज में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और कंजेशन है और स्वेलिंग जैसा लग रहा है तो उसको हम उस तौर पे हम नजल स्प्रे कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कोई सा भी नजल स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फोराकोट 200 mg का। उसके अलावा हम ओरली तौर पे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, लाइक प्रेनिसोलोन हुआ, डेफ्लेजोकॉट 6 mg का, वही प्रेनिसोलोन 5 mg का 10 mg का ओडी या बीडी में ले सकते हैं ताकि उससे इन्फ्लामेशन और जो एलर्जिक रिएक्शन वगैरह उससे भी दूर हो जाए। कफ सप्रेसेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी पेशेंट को वेट कफ है तो उस कंडीशन में हम वेट कफ सिरप का इस्तेमाल करेंगे, लाइक आस्थाकाइन एस्पेक्ट्रेंट हो गया या फिर टेस्क्यू एल एस करके हो गया। अगर किसी को ड्राई कफ है तो उस कंडीशन में हम टेस्क्यू डी एक्स या फिर आस्थाकाइन डी एक्स इन दोनों में से कोई सा भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया तो हम ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को या पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखेंगे, यानी कि उसको डिहाइड्रेशन होने से बचाएंगे और बेड रेस्ट करने को सलाह देंगे उस पेशेंट को। दोस्तों हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, मिलेंगे हमारी न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो लोग चैनल पर नए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड करने के फ़ौरन बाद ही मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, कीप सपोर्टिंग।